Hello everyone. So I'm here with second lecture of the childhood development and psychology. CDP का आज हम second lecture करने वाले हैं जो हम start करने वाले हैं introduction to educational psychology से. So let us begin. What is educational psychology? Educational psychology क्या है? देखो, educational psychology may be defined as that branch of psychology which studies the behavior तो study हर psychology करती है, लेकिन educational psychology किसका behavior study करती है? of the learner का behavior study करती है in relation to his educational needs and its environment. उन needs और environment के according जो learner का behavior study करती है, उस psychology को नाम दिया गया है educational psychology. अकॉर्डिंग टू स्किनर, BF स्किनर एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, बहुत पुराने साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने थियोरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो हम बाद में करेंगे. उनके अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? देखो, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग. जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग प्रोसेस में क्या आता है? टीचर आता है, उसके क्लासरूम में प्रेजेंटेशन आती है, उसके लेसन प्लान्स आते हैं, उसकी नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आता है उसका, ठीक है. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई इसका पार्ट. लर्निंग में आती है हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्नर उसकी नीड्स एंड उसका सराउंडिंग्स में क्या क्या रहता है, ठीक है. साइकोलॉजी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर इम्प्रूविंग, हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए यूज की जाती है साइकोलॉजी. द मेथड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो मेथड्स है उनको इम्प्रूव करने के लिए जो साइकोलॉजी एजुकेशनल फील्ड में लगती है उसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं. ऑलराइट, मूविंग ऑन. Is educational psychology a science of education? Everything is a science since the inventions are categorized as science. तो educational psychology क्या है? ये planning the process के लिए of teaching and learning के लिए आती है. क्या करके? adopt करके. कौन से principles? scientific principle. कौन सा principle है वो? minimum input, कि हम कम से कम input डालें फॉर मैक्सिमम आउटपुट, फॉर मैक्सिमम रिजल्ट. ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट के लिए जब हम कम से कम आउटपुट पुट इन करते हैं तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं. एफिशिएंसी से जब हम पढ़ाते हैं, एफिशिएंसी से जब हम पढ़ाते हैं, मिनिमम इनपुट फॉर मैक्सिमम आउटपुट, तो उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं. ऑलराइट, एज अ रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी अ टीचर कैन teach effectively by making minimum use of his energy, कि टीचर की भी एनर्जी कम लगे और स्टूडेंट्स भी उस चीज को ग्रास्प कर ले, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड लेबर, कि टाइम भी कम लगे और उसकी मेहनत भी कम लगे. एंड स्टूडेंट्स कैन लर्न इफेक्टिवली बाय स्पेंडिंग लेस ऑफ देयर टाइम एंड एफर्ट, और स्टूडेंट्स भी लर्न कर ले, हमेशा राइटिंग मेथड में ना लगे रहे, एकदम से क्लासरूम इंटरेक्शन से आप पूरा अपना स्टडी कर पाओ. ओके. Educational psychology supplies the necessary knowledge and skills, especially for the teacher, to realize the objective of education. Skills and knowledge provide करती है वो किस चीज के? Of to realize the objectives of education. की education से हमारा क्या मतलब है? Education हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं? All right. Next one is nature of educational psychology. की educational psychology का nature क्या है? देखो, इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, नेचर आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बॉडी ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट्स है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ बच्चे एक जैसे मिलेंगे आपको, ठीक है. सपोर्टेड बाय रेलिवेंट साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स, जो साइकोलॉजिकल लॉज एंड थियरीज है वो भी हर एक सिनेरियो में अपने आप को फिट करते हैं, तो ये चीज यूनिवर्सल हो जाती है. It studies the behavior of the learner in relation to his educational environment. वो क्या सीख रहा है उस environment में. अगर आप एक जू में ले जाओ बच्चा, क्या आपको क्या लगता है वो बायोलॉजी सीखेगा? नहीं, वो उससे एनिमल्स के बारे में सीखेगा, एनिमल्स के बारे में सीखेगा, उनके नेचुरल हैबिटेट्स के बारे में सीखेगा. सो लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑन व्हाट यू हैव टू टीच टू अ लर्नर. इट अडॉप्ट्स अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर स्टडिंग द लर्नर्स बिहेवियर. सेटिंग ऑफ, देखो इसमें क्या होता है, सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि हाँ इतने दिन में हमने ये वाली क्लास खत्म करनी है, तो और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन,
आप बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट कर लोगे, एक थोड़ा एवरेज बच्चा है, आप उसको इंटेलिजेंट बच्चों के साथ डालने लग जाओगे, ही बेशक उतने ड्रास्टिकली नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट्स थोड़े बहुत इंप्रूव होंगे। अगर उसको बैक बेंचर्स के साथ डाल दो या नॉटी चाइल्ड्स के साथ डाल दो, तो क्या होगा, उसके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो पुअर हो जाएगा पढ़ाई में। एंड जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन पर भी बेस्ड होते हैं ये। एजुकेशनल साइकोलॉजी डज नॉट एक्सेप्ट हियर से, कहा सुनी नहीं सुनती। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, वो एम्फसाइज करती है डेफिनेट कॉज होता है किसी भी बिहेवियर का, every behavior is linked with a definite cause and the causes of the behavior are not related to supernatural phenomena। और causes of behavior जो होते हैं वो supernatural नहीं होते, वो बिल्कुल natural instincts होते हैं किसी भी human के। तो ये भी हमें करती है कि ये definite cause है behavior का। Educational psychology is mostly concerned with what and why of happenings in the present instead of caring of the past। वो कभी नहीं पूछती क्या क्यों, बिकॉज ये सारे सवाल फिलोसफी पूछती है हमसे। साइकोलॉजी है कि चलो ठीक है प्रॉब्लम आ गई, हमने नहीं देखना कहाँ से, अब इसका सोल्यूशन क्या है। साइकोलॉजी उस चीज का वो देखती है, आंसर देखती है आगे को। देखो प्रेजेंट बिहेवियर ऑफ द लर्नर पे फोकस करेगी, कॉजेज ऑफ सच बिहेवियर की क्यों ऐसा कॉज हुआ होगा। ये नहीं कि पुराने टाइम में क्या होता था कि अच्छा पिछले स्कूल में कोई नहीं था, अच्छा तब इसका इफेक्ट हुआ, बस वहीं पर बात खत्म हो जाएगी, डिग इन डीप नहीं करेगी उस चीज में। एंड द रेपरकशंस, जो रिजल्ट्स it were to continue unchanged। Next, it focuses on providing the key to the how and when and where of education for proving its worth as a science। कि कब मैं एक बच्चे को थेरेपी दे सकती हूँ या एक स्पेशल अटेंशन दे सकती हूँ। when, how होता है कैसे, when होता है कब, एंड वेयर होता है कि कैसा एनवायरनमेंट हो, क्या उसको मैं एक थेरेपिस्ट के रूम में लेकर जाऊँ, क्या उसको क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशंस में या फिर हर एक ग्रुप में बच्चों को थेरेपी दूँ ताकि उसको ना पता चले कि इंडिविजुअली उसको पिक आउट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी को एज अ साइंस प्रूव करती है। The generalizations arrived at and conclusions reached through the study of educational psychology are sufficiently reliable। reliable चीज़ें हैं ये जो हम कर रहे हैं psychology से related। and sciences can be used for predictions of behavior in similar situations। और similar situations में हम sciences का भी use कर पा रहे हैं। okay, next एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसके एस्पेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट इसका आता है हु इज बीइंग एजुकेटेड, एजुकेट किसको किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है बाय हुम द लर्नर इज टू बी टॉट, कि हु इज बीइंग एजुकेटेड, लर्नर इज बीइंग एजुकेटेड, लर्नर को सिखाई जा रही है चीजें। बाय हुम द लर्नर इज टू बी टॉट, कि जो लर्नर है बाय हुम किसके द्वारा उसको वो चीज पढ़ाई जाए। नेक्स्ट हु इज टू बी टॉट, किसको पढ़ाना है। How are the learning experiences to be provided, learning experiences कैसे provide करवाने हैं। and when and where are the learning experiences to be provided, जगह, time, play, everything you have to keep in mind while focusing on educational psychology। चलिए इसको आगे देखते हैं। who is being educated, पहला सवाल जो हमारे पास आता है कि किसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। The individuality and personality of the learner must be known। individual differences, ये हम हमेशा से ही अपनी बीएड के कोर्स में करते आ रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर इंसान अलग है, हर इंसान अलग है, लेकिन फिर भी जो टीचर होता है वो क्लास को एज अ होल ही ट्रीट करता है। बेशक एज अ होल आपके पास 30 स्टूडेंट्स है, लेकिन हर एक 30 का अलग इंटेलिजेंस है, अलग पर्सनैलिटी है और अलग है हर वे में। एंड पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर मस्ट बी नोन, जरूरी है टीचर के लिए उस चीज का पता होना कि आप किसको एजुकेट कर रहे हो, और बच्चे का इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनैलिटी पर भी फोकस होना, बिकॉज उसका बिहेवियर मॉडिफाई होने वाला है। नया स्कूल खोलते हो आप, 10 जगह से बच्चे आते हैं, अब आपको एक डिसिप्लिन में उनको लाना है, तो आप क्या करोगे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करोगे कि सबको पता हो कि ये स्कूल डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट रूल्स पे चलता है। तो आप उस चीज का फोकस कैसे करोगे, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स माइंड में रख के। ठीक है, टॉपिक्स एंड कंटेंट्स लाइक फॉलोइंग आर हेल्पफुल इन एक्सप्लोरिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ द लर्नर। अब टीचर क्या कर सकता है, ये जो पॉइंट्स यहाँ दिए हैं इनको माइंड में रखकर क्या कर सकता है, इंडिविजुअलिटी ऑफ द लर्नर को समझ सकता है और उस पर काम कर सकता है।
देखें, द प्रोसेस एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबकी अलग अलग हुई है। अगर कोई बच्चा अंडर नरिश्ड है और उससे मैं हैवी स्पोर्ट्स करवा रही हूँ तो वो चीज मेरी गलती होगी, बिकॉज डिफरेंसेस है, वो बच्चा अलग है। His instincts and other innate abilities, innate होता है बाय डिफॉल्ट जो चीज़ें होती है बच्चों में, जैसे क्रिएटिविटी वगैरह, बच्चों को पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, इंट्यूशंस, वो इनेट एबिलिटीज होती है कि वो क्या कर सकते हैं, एबिलिटी टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट टॉट बाय एनीवन, ओके। उसके इंस्टिंक्ट्स, वो क्या सोचता है इस चीज़ को लेकर। द लर्नेड एंड एक्वायर्ड एबिलिटीज, दो टाइप की एबिलिटीज होती है, एक होती है लर्नेड और एक होती है एक्वायर्ड। लर्नेड एबिलिटीज कौन सी होती है, विच आर टॉट टू द लर्नर। एक्वायर्ड एबिलिटीज होती है जेनेटिक, जो होती है जेनेटिक चीजें हैं, या उनको पहले से ही वो चीजें आई हैं, मतलब अपॉन बर्थ, ऑन बर्थ ऑलरेडी हैव देम, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, कि बच्चा क्या कर सकता है। अगर कोई बच्चा है जो कमजोर है, उसको मैं बोल रही हूँ कि आप ये जो शॉर्ट पुट की बॉल है या हैवी वाली उठाओ, तो वो नहीं होगा उससे, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा, उसकी एबिलिटी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है उतना करने की। और या फिर मैं अगर 3rd क्लास से बच्चे से 10th क्लास का मैथ सॉल्व करवा रही हूँ, तो वो कोई सेंस नहीं बनी इस बात की, क्योंकि उसकी एबिलिटी नहीं है वो करने की, उसकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुई है अभी। ऑलराइट, दे मेजर सच एज द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पता होने चाहिए बच्चे के, एप्टीट्यूड पता होनी चाहिए, एटीट्यूड पता होने चाहिए, इंटेलिजेंस पता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें इस सवाल हु इज बीइंग एजुकेटेड का आंसर देती है कि किसको आप एजुकेट कर रहे हो। एज ग्रुप हो सकता है उसमें स्पेसिफिक स्पेशल बच्चे हो सकते हैं, स्पेशल चाइल्ड हो सकते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड हो सकते हैं, उसमें स्लो लर्नर हो सकते हैं, उसमें नॉर्मल चाइल्ड हो सकते हैं उसमें। सो who is being educated is determined by these factors. Okay, next question is by whom is the learner to be taught, किसके द्वारा एक लर्नर को पढ़ाया जा सकता है। Since not everybody can be interested होता है किसी को विश्वास दिला देना, किसी पे भरोसा करके कोई काम देना। With the crucial task of behavior modification सबके बस की बात नहीं है करना, ठीक है। एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वन हैज टू मेक oneself capable, आपको खुद केपेबल बनाना पड़ता है अपने आप को। एक टीचर कभी भी पहले से टीचर नहीं होता है, वो अंडरगो करता है ट्रेनिंग, वो साइकोलॉजी पढ़ता है बच्चों की, अंडरस्टैंड करता है उस चीज़ को, एंड ये सोचता है कि एजुकेशनल सेटिंग में मैं कैसे बिहेव करूंगा। स्टिमुलेटेड टीचिंग होती है, तो एक टीचर को बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है टू बिकम अ टीचर। पढ़ा सब देते हैं, लेकिन टू मेक अ लर्नर कंफर्टेबल विद अंडरस्टैंडिंग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लास, सो वो चीज़ें सिर्फ टीचर करता है। तभी कह रहे हैं वन हैज टू मेक oneself capable कैसे बन सकते हैं आप, देखो पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर्स को आप माइंड में रख सकते हो कि पंक्चुअल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वेल रेस्ट होना चाहिए, एंड डिसिप्लिन होना चाहिए, एंड नॉट यूजिंग बैड वर्ड्स, अब्यूजिव लैंग्वेज, ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं अलाउड होती। पॉजिटिव होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, ये चीज़ों को बच्चे भी लुक अप करते हैं, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, एक टीचर सबसे पहले ड्यूटीफुल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटीज क्या है। उसकी ड्यूटी सबसे पहले क्या आती है, टू हैव थॉरो नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, अपनी सब्जेक्ट का होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, अपना काम करने वाला होना चाहिए। स्कूल में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, वो भी उसे आना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, डिफरेंट कमिटीज को भी हेड करना पड़ता है। मेजर्स फॉर नोइंग एंड डूइंग अवे विद हिज ओन कॉन्फ्लिक्ट्स, एंजाइटी एंड टेंशन, जब भी आप किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में जाते हो, सबसे पहले आपको क्या होता है, अपने ओन कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, एंजाइटी परेशानियां या टेंशन बाहर छोड़कर, व्हेन यू हैव एंटर्ड अ स्पेस जस्ट बी देयर, मेंटली फिजिकली इमोशनली प्रेजेंट। ये सारी चीजें आप अपनी पर्सनल लाइफ में करो, ठीक है। टीचर्स मोटिवेशन, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ भी सही होनी चाहिए। अगर कोई टीचर हल्का सा मेंटली रिटार्डेड है तो वो नहीं करवा पाएगा, ऑलराइट, वो बच्चों को ही नहीं समझ पाएगा जब उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट,
व्हाट इज टू बी टॉट, क्या पढ़ाया जाना चाहिए। अब हमें पता लग गया हु इज टू बी टॉट, लर्नर, बाय हुम द लर्नर इज टू बी टॉट, टीचर। अब टीचर को ये देखना है पढ़ाना क्या है, व्हाट इज टू बी टॉट, व्हाट मतलब क्या। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्लेज इट्स रोल इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, डिसाइड करने में हेल्प करती है कि लर्निंग एक्सपीरियंस सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एट ईच डेवलपमेंट स्टेज। 3 स्टेज होती है इनकी, एक होती है अर्ली चाइल्डहुड, एक होती है लेटर चाइल्डहुड, इन स्कूल्स बात कर रही हूं मैं, एक होती है एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस में बच्चा होता है 12 से 18 साल का, लेटर चाइल्डहुड में होता है 7 से 12 साल का, अर्ली चाइल्डहुड में होता है 3 से 6 साल का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूटेबल फॉर द चिल्ड्रन एट ईच डेवलपमेंट स्टेज, हर डेवलपमेंट स्टेज पर बच्चा जो काम कर रहा है, हम जो काम करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो उसकी मेंटल चीजों, फिजिकल चीजों को भी फिट कर रहा है या नहीं। अगर मैं 3 साल के बच्चे को बोलूँ कि नहीं आप पूरा कैट मैट बैट बोलो, तो वो नहीं कर पाएगा, उसको लेटर से स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो वैसे ही होता है इसमें भी। The subject matter of educational psychology thus definitely covers the topics helpful in suggesting principles, methods and techniques इसमें use होती है appropriate to each development stage of the children। हर एक development stage में बच्चे की जो different cognitive development होनी चाहिए, उस according ही आपका study material जो कि आपका what है वो सिखाया जाना चाहिए। देखो, इट इनंसिएट्स हाउ टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट्स। सबसे पहले हमें करिकुलम बनाना होता है और टॉपिक्स ग्रेड वाइज, कि चलो हाँ मैं नाउन स्टार्ट करूंगी तो वो क्लास 2 से स्टार्ट करूंगी, फिर प्रोनाउन क्लास 3 में इंट्रोड्यूस करूंगी। सो वो चीजें होनी चाहिए इसमें, गिविंग देम शेप ऑफ अ सिलेबस और करिकुलम। ऑलराइट, नेक्स्ट, हाउ आर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड। लर्निंग एक्सपीरियंस को हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी ट्राइज टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशंस बाय इंक्लूडिंग रेलेवेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आपके पास क्या होने चाहिए, रेलेवेंट टॉपिक्स होने चाहिए। क्लास में आपने पढ़ाना क्या है, जैसे नेचर, लॉज एंड थियोरीज ऑफ लर्निंग आपको पता होनी चाहिए। रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग का भी थियोरीज ऑफ लर्निंग में ये बताया जाता है कि बच्चों को कंडीशन करते हैं एक एनवायरनमेंट में, बच्चों को लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है या फिर बच्चों की कॉग्निटिव लेवल कैसे डेवलप होती है, इस स्टेज में बच्चा ऐसे बिहेव करता है, सो इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो ये आती है इसमें। देन इज रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग, कि बच्चा भूलता भी है याद भी करता है, तो हमें वो भी माइंड में लेकर चलना चाहिए। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एंड मेमोराइजेशन, क्योंकि वो बच्चा भूलने लग गया है तो हम इफेक्टिव लर्निंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग, जैसे कि आपने एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपको पता है कि ही कैन डू गुड देन मोस्ट एवरेज स्टूडेंट्स, तो आप उसको क्या करोगे, 4 एवरेज बच्चों का ग्रुप लोगे, उसको लीडर बना दोगे, फिर वो चीज़ डेलीगेट करेगा, तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है इन ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट है सेंसेशन एंड परसेप्शन। अगर कोई आपके पास स्पेशल बच्चा है हु इज पार्शियली ब्लाइंड या ब्लाइंड, तो उनको आप सेंस करवा सकते हो कि सी दिस इज द शेप ऑफ अ ट्विग, दिस इज द शेप ऑफ अ फ्लावर, आप उनको टच करा सकते हो, सेंस करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ सोलर सिस्टम फॉर क्लास 6, तो सोलर सिस्टम में क्या कैसे स्टार्ट करूंगी, ये बोलूंगी कि व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बच्चे को पता ही नहीं है सोलर सिस्टम क्या है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे कि हाउ यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, हाउ यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, उसके बाद हाउ प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, उसके बाद कि हमारा सन एक स्टार है, वहां से स्टार्ट करूंगी मैं, फिर बच्चे की कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी प्रॉपर हो जाएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, जैसे हम क्विज वगैरह करते हैं बच्चों को, ठीक है, वो हमारी थिंकिंग स्किल्स वो करती है। रीजन, आप किसी बच्चे से एक सवाल पूछो, वो उसका येस और नो में आंसर देगा। नेक्स्ट बच्चे से आप पूछो कि आपको ऐसा लगता है क्यों हुआ या क्यों नहीं हुआ, क्या लगता है आपको, उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज दो, नॉट मेयरली प्रोवाइड एजुकेशन टू देम, but let them interact with you, let just hear those minds and they are so curious कि आप लोगों को भी लगेगा कि yes students are learning something। okay, next last question, when and where are the learning experiences to be provided। कोई learning experience है तो आप उसको कैसे provide कर रहे हो,
जैसे स्कूल्स में होता है, देखो व्हेन एंड वेयर। अगर बच्चों को आपने नेचर के बारे में सिखाना है तो आप क्या करोगे, नेचर वॉक ऑर्गेनाइज करोगे। उसमें क्या करेगा बच्चा, आसपास देखेगा कि अच्छा ये सड़क है, ये पानी आ रहा है यहाँ से, ये तालाब है, ये झील है, या फिर ये ट्रीज है, अच्छा ऐसा जंगल होता है। छोटे बच्चों से स्टार्ट करेंगे हम। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 6। तो आप उनको जब बाहर ले जाओगे, जो चीजें उन्होंने कभी नोटिस नहीं करी है शायद वो भी नोटिस करने लगेंगे लोग। ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम डिपेंड्स लार्जली ऑन सुटेबिलिटी ऑफ द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। सिचुएशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में आप क्या पढ़ा रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बच्चों को कुछ वीडियो बतानी है तो मैं इनैक्ट करके नहीं बताऊंगी, आई टेक देम टू स्मार्ट क्लास। मैं वहां पर वीडियो प्ले करूंगी और उसके बाद उस चीज को प्रैक्टिकली इनैक्ट करके बच्चों के साथ उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगी। जैसे क्लासरूम क्लाइमेट, क्लासरूम में जैसे मैथ्स वगैरह होता है जो बोर्ड का काम है वो आप उसी पर करवाओगे, लेकिन ईवीएस वगैरह का काम जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का काम है वो आप क्या करवाओगे, स्मार्ट क्लास में आप वो अटेंड करवा सकते हो। इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आपको पता होना चाहिए पिकनिक से बच्चा क्या सीखता है और इंस्टीट्यूशन में बच्चा क्या सीखता है, कि किस तरीके से कौन से क्लाइमेट में वो पढ़ाई करेगा। इंडिविजुअल, सेल्फ सुपरवाइज्ड एंड ग्रुप स्टडी। इंडिविजुअल स्टडी क्या होती है, अकेले पढ़ना। इंडिविजुअल होती है स्टडिंग अलोन। सेल्फ स्टडी होती है मेकिंग वन स्टडी, मेकिंग सेल्फ स्टडी, खुद को पढ़ाना होती है सेल्फ स्टडी। सुपरवाइज स्टडी क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग। टीचर आपको करवा रहा है, वो सुपरवाइज कर रहा है कि पढ़ना कैसे। और लास्ट ग्रुप स्टडी क्या होती है, जिसमें ग्रुप डिस्कशंस हो रही है या ग्रुप इन्वॉल्व है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं आपने, टीम वर्क जिसमें ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन। कोई बच्चा है जो ध्यान नहीं दे पाता है, क्या वो डिस्ट्रैक्टेड है, क्या वो हाइपर एक्टिव है, वो बच्चे के डिफरेंसेस हमें स्टार्टिंग में ही पता लग जाएंगे उसके पर्सनैलिटी ट्रेट से। नेक्स्ट इज रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट हियर डज नॉट मीन कि बच्चे को मारना पीटना है या उसको इतना ह्यूमिलिएट कर देना कि उसको स्कूल आने का मन ना करे। पनिशमेंट क्या होता है, रिवॉर्ड का ऑपोजिट। रिवॉर्ड अगर आप बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने पर या कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देने पर, क्यूरियस आंसर्स, डिफरेंट आंसर्स पे उनको टॉफी दोगे या कुछ भी शाबाशी दोगे, स्टार चिपकाओगे उनके हाथ पे या उनकी नोटबुक में कुछ करोगे, तो पनिशमेंट क्या हुई, ये वो सब नहीं करोगे। और एक्स्ट्रा आप क्या बोल सकते हो कि चलो एक पेज और लिख कर लाना, दैट माइट बी जस्टिफाइड पनिशमेंट। वैसे ही बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं लिखने में, सो पनिशमेंट इस फॉर्म की देनी है स्कूल्स में। ग्रुप बिहेवियर एंड ग्रुप डायनामिक्स, आप कौन से ग्रुप में बच्चे को रख रहे हो, इंटेलिजेंट के साथ रख रहे हो, एवरेज के साथ रख रहे हो, पुअर के साथ रख रहे हो, और उस पर कैसे अफेक्ट हो रहा है एक इंडिविजुअल बच्चे का। ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा लॉस्ट केस है तो स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, उसके पेरेंट्स, प्रिंसिपल वगैरह से बात करके आप क्या कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मेथड्स क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी के, सबसे पहले आता है इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डिफरेंशियल, क्लिनिकल एंड साइकोफिजिकल। आगे करते हैं डिटेल में। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन क्या मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड, ओल्डेस्ट नोन मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। सेल्फ एग्जामिनेशन होती है कि हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर मैं क्या सोच रहा हूँ इस बारे में। इनर ऑब्जर्वेशन होती है जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं, तो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड वहां से डेराइव हुआ है। एग्जाम्पल, when in a state of anxiety, fear or anger, one may be asked to determine by one's own observation what one sensed, thought or felt at the time of experiencing that emotion। आप बच्चों को नेचर वॉक पे ले जाओ और उसको बोलो कि इंट्रोस्पेक्टिव वे में आप बताओ कि आपको कैसा फील हुआ, आपने क्या देखा, आपने क्या सेंस किया, फिर वो अपने माइंड में रिवाइज करेगा उस चीज को, फिर आपको बताएगा कि क्या हो रहा था। ऑलराइट, सेकेंड मेथड इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या लग रहा है पता, ऑब्जर्व करना। तो ये क्या बोल रहा है, परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशंस by other individuals and interpretation and analysis of this perceived behavior by them। ये कह रहा है कि आप एक इंडिविजुअल को किसी एनवायरनमेंट में रखो एंड देन आस्क देम, क्या पूछेंगे आप उनसे कि ये चीजें आपको कैसे अफेक्ट करी, ऑब्जर्व करो, कुछ गलत लग रहा है, कुछ सही लग रहा है, क्या लग रहा है। जैसे
स्टूडेंट्स इन अ क्राउड और ड्यूरिंग अ स्ट्राइक, लोग कैसे बिहेव करते हैं, देखो उनका रवैया, देखो उनका, वो पूरा ऑब्जर्व करेगा बच्चा, क्योंकि एट दैट माइंड द माइंड इज वेरी टेंडर एंड क्यूरियस। ओके, जैसे डिलिंक्विट और प्रॉब्लम चाइल्ड को कैसे पता लगाएंगे हम, साइकोलॉजिस्ट हैव टू वेट टिल, अच्छा ये तो साइकोलॉजिस्ट का है, लेकिन हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी एज अ टीचर हमें ये चीज़ भी माइंड में रखनी पड़ती है कि बच्चे को हम ऑब्जर्वेशन मेथड से हम क्या सिखा रहे हैं, क्या उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड है। ये क्या करता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट कैसे वो परफॉर्म करेगा, बच्चों को बोलेगा कि आपने एक अर्थ बनाकर लानी है घर से, वो बच्चा साइंटिफिक उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि हाँ मुझे देखना है कि ये बॉल है वो कैसे स्टिक रहेगी साथ में, या कुछ भी है, तो वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है। तो इस ये मेथड भी ज़रूरी है एज अ टीचिंग मेथड। डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल नाम से ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, डिफरेंशियल, डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड है ये पूरा। इसमें क्या, इसको नॉर्मेटिव स्टडी मेथड भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, या फिर फील्ड स्टडी मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अब इसको ये, बिकॉज इट कंटेन्स 4 मेन अप्रोचेस। कोरिलेशन अप्रोच, कि आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ इंटर रिलेट करके पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो कोरिलेशन अप्रोच आ जाता है। फील्ड सर्वे, जैसे पिकनिक्स, ट्रिप्स एंड नेचर वॉक्स, ये सारी चीजें फील्ड सर्वे, जहां पर वो ओपन एनवायरनमेंट में जाकर खुद चीजों से एक्सपोज होता है। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच आती है, लॉन्गिट्यूड होता है ऐसे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपकी चलेगी, इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, की पहला स्टेप कौन सा आएगा और आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लिंक करोगे उनको पढ़ाने में। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शन, 4 सेक्शन बने हैं, क्रॉस कर दो, इसको इसके साथ पढ़ा दो, इसको इसके साथ पढ़ा दो, तो वो अप्रोच भी बच्चों को क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है पढ़ने के लिए। ऑलराइट, ये देखो फिर आता है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड, वेट, क्लिनिकल मेथड इज द सेकेंड लास्ट मेथड। ये क्या होता है, ये यूजुअली होता है एप्लीकेबल इंडिविजुअल के लिए, और ये यूजुअली किस एनवायरनमेंट में होता है, क्लिनिकल सेटअप या हेल्थ केयर, जो हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, वहां पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी यूज की जाती है किसी को भी बिहेवियर स्टडी करने के लिए, ठीक है। जैसे दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इन हीलिंग विद दिस प्रॉब्लम्स, ये क्लिनिकल से ज्यादा रिलेटेड है। नेक्स्ट इज द साइकोफिजिकल मेथड। साइकोफिजिकल मेथड क्या, कौन सा मेथड हुआ, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन physical and psychological phenomena is called psychophysics. Psychophysical methods क्या होंगे, used to refer to all those methods in which attempts are made to employ physical devices for the scientific measure. इसमें क्या होता है, जैसे कि sensation of weight, brightness, loudness and other such dimensions, जो चीज़ें ज़्यादा abstract हमें लगती है उस चीज़ को हम इसके साइकोफिजिकल के अंडर पढ़ते हैं, जो हमारे साइकोलॉजिकल भी है और जो फिजिक्स से भी रिलेटेड है। 3 साइकोफिजिकल मेथड्स किसने दिए थे, जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे, एंड जिनका नाम था गस्टाव फेचनर, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइकोफिजिक्स। इन्होंने क्या दिया था, मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस और द मेथड ऑफ लिमिट्स, कि सबसे कम लिमिट करके बच्चों को कोई सिखा दो कि चेंजेस ही नहीं करने, उसमें एज इट इज इन्फॉर्मेशन देनी है। मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई और द मेथड ऑफ राइट एंड रॉन्ग रिस्पॉन्सेस, आप एक सिचुएशन में बच्चे को डाल रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो कि ये राइट है या ये राइट है, अगर उसको दोनों राइट लग रहे हैं तो क्यों राइट लग रहा है, स्टिमुलाई नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्टिमुलाई है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लास्ट इज मेथड ऑफ एवरेज और मीन एरर, जो एवरेज बच्चे गलती करते हैं उसका जो एरर होता है वो भी हमारा इसके अंडर स्टडी किया जाता है। So these were methods of educational psychology. I hope that all that is clear to you. Thank you for joining this lecture. We will be moving forward with lecture 3 very soon. Thank you.